हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टीआईआर के बारे में, यानी टीआईआर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये मैंने क्या बनाई, एक मैंने बनाई बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अलग करने वाली बाउंड्री मैंने बनाई कि ये दूसरा मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, और इस मीडियम को हम मानते हैं डेंसर, और ये मीडियम को हम क्या मानते हैं? इस मीडियम को मानते हैं रेयरर। अगर मान लीजिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसकी n2 है, तो n1 ग्रेटर देन क्या होगा? n2 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही माना है कि ये मीडियम जो है डेंसर है और ये मीडियम क्या है? रेयरर है। तो हम इस पर क्या कराते हैं? रिफ्रैक्शन कराते हैं, इस मीडियम के बीच रिफ्रैक्शन कराते हैं। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। तो हमने पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो अगर मान लीजिए कोई मीडियम नहीं रहता, सिर्फ n1 मीडियम इधर भी रहता, तो रे को तो कुछ जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे दूसरा मीडियम हो गया और डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो यानी अब रे किधर जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये रही बात एंगल I के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या किया मैंने? थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये हुआ I। अब क्या होगी? रे क्या होगी? रे को तो जाना चाहिए था इसे, लेकिन अब फिर ये बेंड करके कुछ ऐसे हो चली जाएगी अब, और ये आपका हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल, इसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल ये हुआ। ठीक है, इसको हम I2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एक रिफ्रैक्शन और करेंगे, एक रिफ्रैक्शन और कराएंगे, और ये उस कंडीशन को हम मानेंगे कि जब ये इधर क्या होगा कि ये 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड रे बना देगी। ये क्या होगी? 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड रे बना देगी। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टेड रे वो क्या बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसे देखा कि जैसे इसको I1 ले लेते हैं, तो हमने देखा था कि I1 पे क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन हुआ था। I2 पे भी क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ था, और I2 चूंकि बड़ा था। I3 पे क्या हुआ? उस पर भी रिफ्रैक्शन हुआ। I3 हमको इसको I3 डिनोट करते हैं। I3 पे भी क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ था। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने इंसिडेंस ऑफ मतलब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाए, उसी तरह रिफ्रैक्टेड एंगल की भी वैल्यू बढ़ी। पहले देखिए इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और इस R3 मान लेते हैं। तो हमने ये देखा कि R3 सबसे ज़्यादा था, उससे छोटा R2 था, उस सबसे छोटा R1 था। तो यानी कि जैसे जैसे हमने इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाई, वैसे वैसे क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता गया। किस कंडीशन में? डेंसर मीडियम से जब हम रेयर मीडियम में जा रहे थे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यानी जिस कंडीशन पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल। तो कोई तुमसे पूछे कि टीआईआर में क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जिसपे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाती है नॉर्मल के साथ। यानी आप ये बोल सकते हैं कि टीआईआर में क्रिटिकल एंगल वो होता है जिससे रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजिंग इमरजेंस के साथ बाहर निकलती है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब 90 डिग्री बनाती है नॉर्मल के साथ। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल, और इसको हम जनरली C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से। अब बहुत लोग के मन में ये बात होगा, सर की कंडीशन क्या होती है टीआईआर की? तो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन क्या होती है? आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कंडीशन फॉर टीआईआर, कंडीशन फॉर टीआईआर। मैं टीआईआर इसलिए बोल रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्ट फॉर्म में। वैसे बोलूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो बहुत बड़ा दिखाई देगा ना, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में। तो पहली कंडीशन ये होती है कि रेज क्या होनी चाहिए? कहाँ से आनी चाहिए? रेज गोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा ग्रेटर रहे किससे? क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बढ़ाना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहेगा, तभी क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कंडीशन आप दोनों याद रख लीजिए। तो बहुत लोग के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर सिर्फ डेंसर से रेयरर में ही सर क्या टीआईआर होता है, रेयरर से डेंसर में नहीं होता है क्या? तो हाँ, रेयरर से डेंसर में टीआईआर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, कि रेयरर से डेंसर में क्यों टीआईआर नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं। तो जनरली हम ये मान लेते हैं कि हम ग्रेजिंग इमरजेंस वाला कंडीशन ही मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंस वाला कंडीशन मान लेते हैं। लेकिन इस बार हम क्या मानते हैं
कि ये वाला जो मीडियम है इसको मैंने क्या माना कि ये रेयरर मीडियम है और ये इस बार क्या हुआ डेंसर मीडियम है, और इसका N1 और इसको N2, ठीक है। और ये मैंने कंडीशन मान ली कि हाँ मैंने ये मान लीजिए क्रिटिकल एंगल है शी और ये ग्रेजिंग इमरजेंस है यानी 90 डिग्री। मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने क्या माना, एज्यूम N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 क्या है, N1 से ग्रेटर है, ठीक है। और ये इसको एंगल C में मान लिया, क्योंकि हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो हम जनरली ये माने हैं कि क्या रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तभी क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो जनरली स्नेल्स लॉ से हमें पता है, स्नेल्स लॉ से कि N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ये होता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये, स्नेल्स लॉ होता है। अब N1 की वैल्यू यहाँ पे जैसे N1 मान लेते हैं और साइन I को हमने साइन C से रिप्लेस कर दिया, और ये N2 क्या हुआ, N2 भी यहाँ पे मैंने माना था तो N2 ही, और साइन R की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री है तो साइन R की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी साइन R की वैल्यू, 1 हो जाएगी इंटू 1। तो यहाँ से साइन C की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, N2 अपान N1 आएगी। साइन C की वैल्यू क्या आएगी, N2 अपान N1 आएगी। अब चूंकि N2 क्या है यानी N1 क्या है, N1 क्या है, लेस देन किससे है, N2 से, तो ये वाली जो टोटल टर्म होगी वो किससे बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, अरे चूंकि N1 लेस देन N2 है, तो अगर आप इसको लिखेंगे N2 अपान N1 तो इधर N2 अपान N1 लिखेंगे तो N2 अपान N1 की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है कि नहीं है, तो ये टोटल टर्म 1 से बड़ी हो जाएगी। जबकि हमें पता है कि साइन C की जो वैल्यू होती है यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच में लाई करती है, वो सिर्फ लाई करती है 0 अगर -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन 0 से अगर π/2 तक थीटा चेंज होता है तो साइन C की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही रहती है, लेकिन ये क्या 1 से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रे जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब जाती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल निकालते कैसे हैं, क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका। तो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कुछ, ये रहा इस बार ये रहा डेंसर मीडियम, ये डेंसर और ये हुआ रेयरर, ये डेंसर ये रेयरर, इसका मैंने माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसका N1 है। अब इस बार क्या हुआ कि ये इसको क्रिटिकल एंगल C और ये क्या हुआ ग्रेजिंग इमरजेंस 90 डिग्री ये बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्या आप सिंपल स्नेल्स लॉ लगाइए। क्या लगाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 साइन C इज इक्वल टू N2 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन C की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी N2 अपान N1 हो जाएगी, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स N2 अपान N1 हो जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि अच्छा क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, साइन का इनवर्स ले लेंगे, कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, आप ऐसा ही लिख देंगे तो आप इससे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी।